फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आपके लिए क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 का मैंने इसका पीडीएफ मैंने उस पर डाल दिया। शॉर्ट वीडियो में इसके जो भी पीडीएफ होते हैं वो मैंने डाल दिया है। आज मैं इसको आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारा कौन सा है? पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ठीक है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारे कौन कौन से स्थल रूप है पृथ्वी पे, उसके बारे में हमारे चैप्टर नंबर 6 में बताया गया है, ठीक है। तो देखते हैं। प्रथम व आंतरिक प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की कहीं ऊपर को कहीं नीचे धरती धंस गई। पृथ्वी की जो पृथ्वी पे जो प्रथम और आंतरिक मतलब जो भीतरी प्रक्रिया हुई थी, उस वजह से जो हमारा पृथ्वी कहीं पे ऊंचा हो गया तो कहीं पे धंस गया, कहीं ज्यादा ही नीचा है तो कहीं ज्यादा ही ऊंचा है, ठीक है। उसके बाद अपर्दन, पृथ्वी के सतह का टूटकर घिस जाना। पृथ्वी का सतह का जो टूटकर घिस जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी के सतह का टूटकर घिस जाना अपर्दन कहलाता है। और पृथ्वी का जो ऊपर नीचे आप हमेशा देखते हैं कैसे होते हैं, प्रथम और आंतरिक जो क्रिया हुई थी उस वजह से पृथ्वी ऊपर नीचे की तरफ धंस गई है, कहीं ज्यादा ऊपर, कहीं है मीडियम साइज में ही है। आप जम्मू कश्मीर वगैरह में जाइएगा तो हमें पहाड़ मिलते हैं, और जैसे दिल्ली है, बिहार है, यहाँ आइएगा तो हमें क्या मिलता है? मैदान मिलता है। तो ये जो आंतरिक प्रक्रिया के कारण और प्रथम जो प्रक्रिया जो हुई थी उस वजह से पृथ्वी हमारी ऐसी हो गई है, ठीक है। अब निरपेक्ष निक्षेपण, ठीक है। अपर्दन की क्रिया के कारण सतह नीची हो जाना। अपर्दन की क्रिया के कारण जो सतह नीची हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अपर्दन के कारण जो हमारी क्रिया के कारण जो सतह नीची हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? निक्षेप कहते हैं, ठीक है। अपर्दन को फिर से रिकॉल करते हैं। पृथ्वी के सतह का टूटकर घिस जाना। पृथ्वी का जो सतह होता है वो टूटकर घिस जाता है, उसे हम अपर्दन कहते हैं। और अपर्दन की क्रिया का सतह नीची हो जाना उसे हम क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों क्रिया जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। ये जो दोनों क्रिया है अपर्दन और निक्षेपण, ये दोनों किस कारण होती है? तो जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं पहाड़ी। पहाड़ी क्या होता है? तो वह स्थलीय भाग जो आसपास के भूमि से ऊंची उठी होती है। पहाड़ी कैसा होता है? वह स्थलीय भाग जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। हम लोग जाएंगे पहाड़ी एरिया में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, तो बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां होती हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? पहाड़ियां। पहाड़ियां किस टाइप की होती है? इस तरह से पहाड़ बने होते हैं, ठीक है। और पर्वत, 600 मीटर से अधिक ऊंची एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी के को पर्वत कहते हैं। 600 मीटर से जो अधिक ऊंची होती है उसे हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं, ठीक है। और उस जो पहाड़ी है वो इस टाइप से है, ठीक है। और जो पर्वत होता है वो ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। पर्वत श्रृंखला, कई सारे पर्वत का सतह एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो। कई सारे पर्वत की जो रेखा है, आप जाते होंगे तो ऐसे ऐसे फिर स्टार्ट हो जाती है इस तरीके से पर्वतें, उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला कहते हैं। कि पर्वतें ना एक लाइन से बनी हुई रहती हैं, ठीक है। जैसे इस टाइप से है, फिर यहाँ से पर्वत स्टार्ट है, फिर पीछे से स्टार्ट है। आप जब पहाड़ी एरिया में जाइएगा ना तो खुद पे खुद आपको देखने को मिलेगा कि पर्वत एक श्रृंखला में बनी हुई है, ठीक है। श्रेणी, जब एक की बात होती है, श्रेणी हम किसे कहते हैं? बहुत सारे पर्वत होते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि वैष्णो देवी के मंदिर कौन से उस पर्वत पे है, तो हम एक श्रेणी की बात कर रहे हैं, उस पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं। मतलब हम सारे पर्वतों की नहीं बात कर रहे, एक पर्वत की बात कर रहे हैं जिसमें मतलब कोई भी चीज हो, ठीक है ना। श्रेणी हो गया। दर्रे, पर्वत के बीच का स्तर। इस टाइप से दो पर्वत हो गया, जैसे ऐसे ऐसे पर्वत हो गए, ठीक है। ये जो बीच के जो होते हैं ना भाग, जो कटिंग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम दर्रे कहते हैं, ठीक है। घाटी, अब दर्रे समझ में आ गया आपको क्या होता है? बीच के पहाड़ियों के जो बीच से रास्ते निकले रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। और घाटी किस टाइप से होती है? घाटी जो ये ऐसे रास्ते बीच का जो हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं पठार। अब हम ये देखते हैं कि पठार हमारा क्या होता है,
ठीक है। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है। धरातल का जो वो महत्वपूर्ण हिस्सा जो स्थल रूप से अपने आसपास के जो उसके आसपास जो स्थल है उससे वो ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा सपाट होता है और जिसका ऊपरी जो भाग है वो चौड़ा होता है प्लस सपाट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। ठीक है। धरातल का जो वो महत्वपूर्ण हिस्सा जो अपने आसपास के जो स्थान है उससे ऊंचा होता है प्लस चौड़ा होता है और सपाट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। अब आती है बात डेल्टा की। डेल्टा यह नदी द्वारा लाए गए अपसादों के संयाचन से निर्मित होता है। आपने कभी देखा होगा नदी के थ्रू हम काफी चीजें हैं यहाँ से वहां ट्रांसफर होता है, तो उससे क्या है, मिट्टी, घास, बड़े बड़े नदियों में देखते हो कि पेड़ पौधे सब एक यहाँ से वहां मतलब पानी के थ्रू चले जाते हैं, तो उससे जो मिट्टियां जाती हैं दूसरी जगह वहां पे जम जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है। जहां किसी झील के गिरना से गिरता है और झील के थ्रू वो गिर जाता है। हिमानी कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाले बर्फ की नदियां। हिमानी क्या होता है, कुछ पर्वत जो है जहां पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, बर्फ की जमी नदियां होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। हिमालय, एल्पस तथा एंटीज ये क्या है, तो एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की ये पर्वत श्रृंखला है। हिमालय, अलापस तथा एंडीज ये क्या है, हमारा एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। हमने पहाड़, दर्रे वगैरह सब पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, प्रंशोत्य पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के पर्वत होते हैं। तो वलित पर्वत के बारे में हम देखते हैं। तो हिमालय, अल्पास से सतह, ऊबड़ खाबड़ शिखर, शंक्वाकार। वलित पर्वत का जो है वो हिमालय अल्पास से तहत ऊबड़ खाबड़ की तरह का सिंहाकार का होता है। इसके भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत की श्रृंखला है। वलित पर्वत जो है ऊपर खाबर होता है प्लस शंखाकार शिखर का होता है। ठीक है। और वलित पर्वत हमारे भारत में किसके उदाहरण है, तो अरावली पर्वत जो है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला में गिनी जाती है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है जो हमारे भारत में है। ठीक है। उसका उत्तरी अमेरिका के अपलिशियन, रूस के कैरुयान पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। उत्तरी अमेरिका के जो अपलेशियन पर्वत है प्लस यूराल के जो यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, ये सब वलित पर्वत के उदाहरण है। ठीक है। अब हम देखते हैं वलित पर्वत हो गया। अब उसके बाद प्रंशोत्य पर्वत। जब धरातल पर दबाव पड़ता है, जब धरातल पर पृथ्वी पर दबाव पड़ता है तो पृथ्वी के बीच का भाग उसी स्थिति में रहता है। जब पृथ्वी का बीच का जो भाग है, जैसे ये हुआ, इसके बीच का जो भाग है उसी स्थिति में रहता है तथा किनारे वाले भाग नीचे बैठ जाते हैं। जो बीच जैसे ये स्थिति एक ही रहेगी, ये और ये नीचे दब जाएगी, तो उसे हम क्या करें, प्रंशोत्य पर्वत का निर्माण होता है। तब हमारा प्रंशोत्य पर्वत का निर्माण होता है। भारत का सतपुरा पर्वत उदाहरण है। प्रंशोत्य पर्वत कैसा है, भारत का जो सतपुरा पर्वत है वो प्रंशोत्य पर्वत के जैसा है। ठीक है। किंतु जब किनारे का भाग स्थिर रहता है, जब ये दोनों भाग स्थिर रहेंगे और ये भाग बीच का जो भाग है वो ऊपर उठता है, ये दोनों स्थिर रहेंगे बट ये ऊपर उठ जाएगा, तो धरातल पर्वत का निर्माण रूप धारण कर लेता है। तब धरातल पर्वत का निर्माण रूप धारण कर लेता है, जिसे हास्ट पर्वत कहते हैं। तब वो हास्ट पर्वत कहा जाता है। ठीक है। जब ये बीच का भाग ऊपर उठेगा, ये दोनों भाग स्थिर रहेंगे तब। ठीक है। जब धरातल का बीच का भाग नीचे दब जाता है, जब धरातल का जो ये बीच का भाग है ऊपर उठा तो हास्ट पर्वत कहलाया। ठीक है। और ये जो बीच का है वो
सेम स्थिति में रहेंगे। बट जब ये नीचे धंसेगा, नीचे की साइड आएगा, तब द्रोणी भ्रंश का निर्माण करता है। तब ये द्रोणी वंश का निर्माण करता है जब ये नीचे की तरफ आता है तो, ठीक है। और किनारे की जो भाग है वो स्थिर रहती है, बीच का सिर्फ जो है नीचे आ जाता है, तब वो द्रोणी भ्रंश का निर्माण करता है, ठीक है। नर्मदा व तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। नर्मदा और तापी जो नदी है भ्रंश घाटी से ही होकर गुजरती है। जब बीच का भाग स्थिर रहता है और किनारे का भाग उठ जाता है, जब ये बीच का भाग जो है वो स्थिर रहेगा और ये किनारे का भाग जो है, ये दोनों भाग ऊपर हो जाएंगे और ये बीच का भाग ऐसे ही रहेगा और ये यहाँ पहुंच जाएंगे, तो रैंप घाटी का निर्माण करते हैं। ये दोनों ऊपर हो गए, बीच का भाग स्थित है, तो क्या हुआ, रैंप घाटी का निर्माण करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी से होकर गुजरती है। और रैंप घाटी से होकर कौन सी नदी गुजरती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी से होकर गुजरती है, ठीक है। अब देखते हैं हम तीसरा, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है, तो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनती है। ज्वालामुखी पर्वत कब बनता है, जब ज्वालामुखी क्रिया उसमें ब्लास्ट होता है तभी ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करती है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो जो है वो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्तर पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। मैंने इसके डेफिनेशन भी आप लोगों को समझा दिए हैं। अब हमारा लास्ट क्या बच गया है, पठार। पठार के बारे में हम देख लेते हैं। भारत के दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। भारत का जो दक्कन का पठार है वो सबसे पुराने पठारों में से एक माना जाता है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का जो पूर्वी अफ्रीका का जो पठार है एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं, ठीक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कितना है, 4000 से 6000 मीटर तक का है तिब्बत का पठार, ठीक है। अफ्रीका का पठार सोना व हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का जो पठार है वो सोना और हीरा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना गया है। भारत का छोटा नागपुर के पठार में क्या क्या मिलता है, तो लोहा मिलता है, कोयला मिलता है तथा मैग्नीशियम के लिए प्रसिद्ध है। लोहा, कोयला और मैग्नीशियम के लिए छोटा नागपुर का पठार प्रसिद्ध है। लावा पठार में काली मिट्टी के प्रचुरता होती है। लावा पठार में जो है वो काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ मतलब हमारी खेती वगैरह करने के लिए सबसे ज्यादा उसमें मतलब खेती की जाती है, ठीक है। अब आपका ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 7 चैप्टर दिया जाएगा। अगर आपको गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस।